डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, कोरोना की बात हम लगातार कर रहे हैं और जो तमाम इससे जुड़ी हुई छोटी या बड़ी बात है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोरोना के दौरान तो तमाम परेशानियां आती ही आती हैं। कई मरीज़ ऐसे भी पाए गए हैं जिन पर कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं और कई तरह की परेशानियां भी आ रही हैं। ख़ास करके आज हम आपको बताएंगे कि आँखों से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां कोरोना के बाद देखी जा रही हैं या कोरोना के दौरान भी देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि आज इस बात पर नज़र डालने के लिए, आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपांकर को, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र विभाग, सदर अस्पताल रांची में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान तो जो परेशानियां हैं वो तो है ही हैं, कोरोना के बाद भी आफ्टर इफेक्ट के रूप में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं। तो हमने सुना है कि तमाम तरह के जो फंगस हैं वो दिखाई देने लगे हैं, तो लोगों में थोड़ी सी भयावहता तो है ही इसको लेकर, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो इससे संबंधित जो ज़रूरी बातें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस समस्या से हम बचे रह सकें। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के दौरान या फिर कोरोना के ठीक होने के बाद किस तरह की परेशानियां आ रही हैं आँखों से संबंधित? जी, हम लोग आजकल जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो अधिकांश लोगों में देखी जाती हैं, जी। वो है आंखों का लाल हो जाना, अर्थात कंजंक्टिवाइटिस। अच्छा। ये कोरोना के दौरान भी प्रेजेंट हो सकती हैं, कोरोना के बाद भी देखी जा रही हैं। ये अधिकतर जैसे आंख लाल हो जाते हैं, लोग आते हैं 1 महीने हो गया कि सर देखिए पहले हमको 1 महीने पहले कोरोना हुआ था, अब आंखें लाल हैं। ये कोरोना के दौरान कुछ लोगों में तो ये फर्स्ट सिम्टम भी होता है। अच्छा। अर्थात मतलब आपको कोरोना में पहले बुखार आने से पहले कुछ लोगों में ये पहले दिखने लगता है कि आंख लाल हो गई है, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना है। ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो ठीक हो जाएंगी, कोई घबराने वाली उन सब चीज़ों में बात नहीं है। जी जी जी। इस पिछले साल तक हम लोग जहाँ तक देखे थे कि वो जो अभी आप लोग कॉमनली जो एक तरह से कह सकते हो मिसनोमर हुआ, बट हम लोग ब्लैक फंगस के रूप में जान रहे हैं। ये सब चीजें इस साल के कोरोना से हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और तो ये सब थोड़ी सी लोगों को मतलब ये है, नॉर्मली जो फंगस है ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, खास करके जहाँ पे डैम्प कंडीशन हो गया, थोड़ा जैसे कि जैसे हमारे मिट्टी में रह सकता है, वो वैसे दीवारों में, ऐसे में नॉर्मली फंगस पाए जाते हैं। हम सभी लोगों को दिखते भी हैं फंगस, लेकिन ये आमतौर पर ये सभी को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ये हम लोग जैसे उनसे सांस भी लिए तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम लोग उनको ओवरकम कर लेते हैं, उनसे हम लोग निजात पा लेते हैं, कभी कुछ हम लोगों को तकलीफ नहीं महसूस होती है। परंतु आजकल अब जब कोरोना किसी को होता है, खास करके वो लोग जो डायबिटिक हैं, ऐसे लोग जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, और उन लोग में जैसे कि अगर स्टेरॉइड्स चालू कर दिया है उन्होंने, काफी ऐसा अनकंट्रोल्ड, मतलब जब डायबिटीज होने लगा 600 और 700 पहुंच रहा है, जी। बहुत ज्यादा ये है, तो ऐसे लोगों में वो एक खुद हार्बर प्लेस बनते हैं। जैसे हम कोई भी जो फंगस है, उस फंगस का जब हम लोग नाक से, कि उसका माध्यम जो होती है वो नाक से जाती है, तो स्पोर्स को जब हम लोग इनहेल किए तो हमारे साइनस में जाके बैठ जाता है, फिर वो इन्फेक्ट करता है, वो पूरे शरीर में फैलता है। तो अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम लोग उस चीज को तो खत्म कर देते हैं, जी। परंतु अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जैसे उन कंडीशन जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे कि शुगर बढ़ा हुआ है, या वैसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी कैंसर के थेरेपी पे चल रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जिनको बोल रहे हैं, वैसे कंडीशंस पे चल रहे हैं, पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत लंबे दिनों से कुछ आईसीयू में ये थे, तो ऐसे कंडीशंस जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों को ये ज्यादा इन्वॉल्व करता है। जी बिल्कुल। तो ये जो ब्लैक फंगस है डॉक्टर साहब, तो हमने जो जैसे अखबारों के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से पता लगता है कि और भी कई तरह के फंगस के नाम जो चर्चे में हैं लोगों के बीच में, जैसे ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, वाइट फंगस का भी नाम सुन रहे हैं। तो ये तीनों क्या मतलब अलग अलग हैं, एक ही हैं, या इसी दौरान मिले हैं क्या? देखिए, वाइट फंगस पहले ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। ये कैंडिडा एल्बिकन्स, जो मोस्ट कॉमन वैरायटी उनका जो एल्बिकन्स है, उसी में देखा गया था। ये हमारे जो मतलब गले
गले में, इंटरनल थ्रोट में, ओरल कैविटी में ऐसे दिखता था, ये इंटेस्टिन्स में, ये सब। अभी कोविड में जो व्हाइट फंगस था वो इंटेस्टिन्स में ज़्यादा कॉमन देखा गया, इंटेस्टिनल परफोरेशंस ये सब किए थे। अच्छा। ब्लैक फंगस जो होती है वो म्यूकर माइसेटीज जो ग्रुप हुई, म्यूकोसिल्स भी बोलते हैं, म्यूकर जो ग्रुप होता है उन्हीं के द्वारा देखा जा रहा है। अच्छा। ये एक तरह का जो हम लोग ब्लैक फंगस बोल रहे हैं ये मिसनोमर है, क्योंकि उनका एक्चुअल कलर वो ब्लैक नहीं होता है। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। परंतु ब्लैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे जब जाते हैं तो रक्त कोशिकाओं को जाके ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक होने से क्या होती है, तो जो टिश्यूज होती हैं वो नेक्रोटिक हो जाती हैं, अर्थात गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो उनका कलर अपीयरेंस, जो हमारे जो स्किन का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। इसलिए उसको लोग ब्लैक फंगस के नाम से वो जान रहे हैं जी। परंतु ब्लैक फंगस एक अलग ही फंगस होता है जिसमें मेलानिन पिगमेंट होती है। बट ये जो होती है इसका ये म्यूकर माइकोसिस एक्चुअली डिजीज जो होती है जी जी, ये पहले भी हमारे इंडिया में ज्यादा प्रिवलेंट था। अच्छा। लेकिन जितने इसके जो प्रिवलेंस जो पहले से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना के दौरान। कारण एकमात्र है कि यहाँ पर जुडिशियल यूज़ अभी नहीं हो रहा है हमारे स्टेरॉइड्स का। इम्यूनिटी जो है कोविड में सबकी कमज़ोर होती जा रही है। लोग अपने से जो दवाइयाँ लेना चालू कर दिए, खास करके गाँव में लोगों से पूछ के कि अच्छा तुम कौन सी दवाई लिए थे, तो वही सारी दवाइयाँ। जी जी जी। शुगर का कंट्रोल नहीं रहना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खास करके वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है, उसके अलावा वो स्टेरॉइड लेने लगे हैं। अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं वो लोग तो क्या होता है, वो शुगर की लेवल को और बढ़ा देता है और वो हमारे अंदर में जो फंगस होती है उसको मतलब प्रोलिफरेट करने में, उसको बढ़ावा देने में वो मदद करता है। अच्छा। आमतौर पर ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और हम लोग इनहेल भी कर रहे हैं, सब कुछ है, बट हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि उससे वो ओवरकम कर जाती है। जी जी। परंतु ये ऐसे कंडीशंस में जहां वह बॉडी हमारी कमजोर हो जा रही है, खास करके ऐसे सिचुएशंस जैसे कि अभी मैंने बताया डायबिटीज हो गए, कैंसर रोग ग्रसित पेशेंट्स हो गए, जो लंबे दिनों से आईसीयू में थे, तो ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जी जी। तो ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, ये हम भी सुन रहे हैं। तो इसका जो अर्ली अगर डिटेक्शन हम करना चाहें, या लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आती, जैसे आपने कंजक्टिवाइटिस का जिक्र किया, या और भी किसी कारण से कई बार आंखें में लाल हो जाती हैं या परेशानियां हो जाती हैं, तो हम अंतर कैसे समझें इसके लक्षण और सामान्य लक्षणों में? जी। म्यूकर माइकोसिस के अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग अर्थात आपके जीवन पे ये असर डालता है। ये जीवन मतलब ये मृत्यु का भी कारण बन सकता है। अच्छा। तो इसलिए इसको बहुत अर्ली आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसका सोर्स ऑफ एंट्री मतलब ये हमारे जो नाक है, नाक से हम लोग स्पोर्स को इनहेल करते हैं, तो वो हमारे साइनस में जाता है। तो हमारा नाक पहले स्टार्टिंग में काफ़ी बंद लगेगा, हमको मतलब कुछ दिनों में डिस्चार्ज फील होने लगता है। डिस्चार्जेस कोई ब्लडी कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, मतलब आंख से नहीं, अभी नाक तक, अभी नाक से, अच्छा, पहले नाक से डिस्चार्ज होती है। अच्छा। फिर नाक से, क्योंकि ऑर्बिट मतलब आंख जो है वो बगल में ही है, तो फिर वो आंख को भी इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा। और ये इसका ड्यूरेशन कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको वो बहुत दिन देगा, 2 दिन 3 दिन में भी आपको बहुत जल्दी इसका इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसे पेशेंट्स जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, वो कोविड अभी निगेटिव हुए हैं या फिर कोविड के दौरान भी हैं जी, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा नाक बंद लगने लगे, अगर उनको महसूस हो कि ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जो बहुत ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है नाक से आ रहा है, वो तुरंत इमीडिएटली कंसल्ट करें। या इसके अलावा आंख में इसके साथ साथ नाकों में दर्द होना, आंख का सूजन हो जाना, आंख झुकना जिसको पॉप्टोसिस बोलते हैं, आंख बाहर निकलना, अगर ये सब महसूस हो, आंख में हल्का भी धुंधलापन अगर आने लगे ये सब के बाद, तो तुरंत कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना जल्दी कंसल्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा उसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लक्षण है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने भी कहा, और ऐसे भी कई बीमारियों के बारे में हम कहते हैं कि तुरंत जाँच ना आए, आज हिसाब है कि जितनी जल्दी हम लक्षण पहचान लें और जाँच करवा लें और इलाज शुरू कर दें, तो जो परेशानी है वो कम हो सकती है। तो ये एक बार जब ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस हो गया है इनको, और इसका कारण भी आपने कहा कि एस्टेरॉइड के इस्तेमाल से होता है, इसके बाद क्या इसका इलाज संभव है? जैसा आपने कहा कि ये मृत्यु तक इसका ये जो है कारण बन सकता है।
अंधेपन का भी कारण बनता है। बिल्कुल, हाँ। तो इलाज क्या है इसका, या इलाज संभव है कि नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोगों को उसको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी उसको हम लोग पहचान पाए। इसलिए जो मैंने सिम्टम्स बताई, अगर तुरंत इसमें से कुछ भी महसूस होती है, खास करके मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैसे पेशेंट्स जो कोरोना अभी जस्ट निगेटिव हुए हैं, कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, या कोरोना के दौरान भी डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इमीडिएटली उन लोग को ये सब चीजें खास करके ध्यान में रखनी है। जैसे ही डिटेक्शन होता है, हम लोगों को तुरंत कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद से स्टार्टिंग में जब हम फेज में रहते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करवाएंगे, जैसे कि एमआरआई हो गया जी। ईएनटी जो सर्जन होते हैं, ये एक इसका जो मैनेजमेंट होता है वो एक डॉक्टर के द्वारा नहीं बल्कि पूरी ग्रुप ऑफ टीम होती है। एक टीम होती है, हाँ, जिसमें आंख के डॉक्टर्स के साथ साथ जो मेन होते हैं ईएनटी के आपके डॉक्टर हो गए, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ये ब्रेन में भी जाता है। तो इसलिए ब्रेन के न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, डेंटल सर्जन्स, क्योंकि दांत में दर्द होना, ये सब भी कॉमन सिम्टम्स आ सकती हैं। तो ये सारे इन सब के डॉक्टर्स का कॉमन ये रहता है। इसके अलावा जो सबसे पहले होता है, हम लोग एमआरआई के लिए पेशेंट्स को भेजते हैं। एमआरआई देखते हैं कि एमआरआई के सिचुएशन से कि कैसा उनका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात है, इसका जो मोस्ट कंफर्म जो डायग्नोसिस होता है वो हम लोग नेजल एंडोस्कोपी से बायोप्सी के लिए टिश्यू स्पेसिमेन लेते हैं और उनको भेजते हैं जी। तो उससे हम लोग डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये म्यूकरमाइकोसिस है कि कुछ और है जी जी। और जब हम लोग का डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका जो एकमात्र इलाज, जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाज है, ये आपको उस चीज को हटाना। क्या होता है, म्यूकरमाइकोसिस हमारे ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर देता है। तो इन्वॉल्व करके वो ब्लड वेसल्स को वहां पे खून का जमाव कर देता है, तो जिससे आगे में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे नॉर्मल टिश्यूज को नहीं हो पाती जी। तो नहीं होने से वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो जहां जहां ये टिश्यू म्यूकरमाइकोसिस के जो मतलब जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो हमको वो सारे चीजों को निकालना पड़ेगा। निकाले बिना उसको नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो उन सारे टिश्यूज को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के माध्यम से, और उसके बाद उसकी दवाइयां चलानी पड़ती हैं। तो दवाई अगर हम लोग चलाएंगे तो मोस्ट कॉमन जो होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी होता है, पोसाकोनाजोल, बहुत सारी दवाइयां हैं जो उनके हिसाब से चलती हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सर्जरी पे हम लोग को ध्यान देना है। अच्छा। तो लेकिन ये अर्ली डिटेक्शन जितना जल्दी हो वो उतना अच्छा है। मतलब कि सर्जरी शुरू में ही आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है। अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाए, जल्दी इलाज शुरू हो जाए, तो दवा जो आपने बताया उससे भी ठीक हो जाती है। स्टार्टिंग से हम लोग बहुत पहले, जब तक कि हम लोग कंफर्म्ड स्टेज में नहीं है, ये चीज नहीं है, या फिर हम लोगों को ये चीज नहीं पता चल रही, हम लोग स्टार्टिंग में तो मेडिकेशंस देते हैं, बट सर्जरी भी आवश्यक है इसके, सर्जरी आवश्यक, क्योंकि अगर जितने टिश्यू ऑलरेडी खराब हो चुके हैं तो वो टिश्यूज को अगर नहीं निकालेंगे तो वो फैलता चला जाएगा जी। तो कब वो स्थिति आ जाती है कि जैसा आपने कहा कि मृत्यु तक हो जाती है, या फिर जो अंधापन हो जाता है जी? तो ये अंधापन को अगर हमको बचाना है, इन सब चीजों को करना है, तो जैसे ही आपके नाक में मान लीजिए महसूस होने लगे कि नहीं मेरा नाक, और हाँ एक चीज है कि हर एक किसी जिनको साइनसाइटिस है, नाक बंद हो रहा है, तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक फंगस, वो नॉर्मल एक्टिविटी है, बट उसके साथ साथ नाक में तेज कुछ दर्द उठने लगे, एक साइड का फेस में कुछ दर्द होने लगे, आंखों में सूजन आने लगे, तो ये सब सारी चीजें मतलब जो आपका जो जॉज हैं उनमें कोई दर्द होने लगे, दांतों में दर्द उठने लगे, तो ये सब सिम्टम्स शो कर रही हैं, खास करके वैसे पेशेंट्स जो कि कोविड से भी निगेटिव हुए हैं, तो वैसे पेशेंट्स में कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो, मतलब ये गंभीर लक्षण हो सकते हैं, ये गंभीर लक्षण हो सकते हैं। तो जरूर दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो बहुत सारे लोग जो कोरोना से अभी पॉजिटिव हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर पर ही रहकर बहुत सारे लोग ले रहे हैं ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल में रहते हैं उन पर तो डॉक्टर्स की नज़र होती है, समय समय पर उनका जो शुगर है उसकी माप होती रहती है, यानी चीज़ों का मेजरमेंट होता रहता है। लेकिन जो घर में है, मुझे लगता है कि स्टेरॉयड चल रहा है या नहीं चल रहा है, या लोग खुद ले रहे हैं, गांव घर में जो स्थिति है आप उससे वाकिफ़ होंगे, तो इस पर बात ध्यान रखते हुए सर जो आप लोगों को बताना चाहेंगे इससे संबंधित जो खतरा वो ले रहे हैं, तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे? जैसे कि खास करके मैं देख पा रहा हूँ कि गांव के लोग या लोग फोन करते हैं कि सर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ। उन दवाइयों में मैं देख रहा हूँ अधिकांश लोग अपने से स्टेरॉइड स्टार्ट कर दे रहे हैं। अभी उनको कोई सिम्टम वैसा सीवियर फॉर्म में नहीं आया है, हल्की फुल्की खांसी है, 3-4 दिनों का ही बुखार था, अभी स्टार्ट का बुखार है, और वो इमीडिएटली स्टेरॉइड स्टार्ट कर दे रहे हैं।
ऐसे पेशेंट्स में कई अधिकांश पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, बट उनको कोई कंट्रोल में कुछ बोला नहीं गया है, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, डायबिटीज का तो चेक नहीं हो रहा है। स्टेरॉइड्स जो होती है वो खुद डायबिटीज को बढ़ाता है, क्योंकि वो आपको शुगर लेवल को बॉडी में बढ़ाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को तो जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनको तो डायबिटीज का, और जिनको भी डायबिटीज है तो उनको तो लगातार चेकअप में रहना चाहिए कि हम मेरा शुगर लेवल कैसा है हमारे पास जब। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टेरॉइड को तब तक ना लें जब तक कि उसकी आवश्यकता ना हो। दूसरी बात है, अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसकी मात्रा को ध्यान में रखा जाए, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से नहीं लिया जाए, और उनको जल्दी से जल्दी उनको समाप्त किया जाए। स्टेरॉइड को जब जरूरत खत्म होने लगे तो उसको जल्द से जल्द उसको धीरे धीरे करके खत्म, मतलब उस पार्ट को खत्म किया जाए। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम घर पर भी कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर पे रहकर डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ले रहे हैं, तो ऐसे में भी शुगर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और गांव घर में भी जैसे एक दूसरे से कहते सुनते लोग, उसने क्या लिया, देखा देखी कह सकते हैं, जो अगला दवा ले रहा है वो भी दूसरा भी ले रहा है। तो ये सब गलतियाँ करने से ये सब जो समस्याएँ हैं वो उभर कर आ रही हैं। ये ब्लैक फंगस जैसी जो समस्या है, इस समय क्या स्थिति है डॉक्टर साहब, अगर ब्लैक फंगस के मरीजों की बात करें तो? जी, करीब करीब अभी भी हमारे रांची में ही करीब 70 लोग थे जिनको जो ब्लैक फंगस में या सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि मिले थे। करीब तो इसीलिए, और ये दिन प्रतिदिन हम लोग हर दिन ट्रेस कर रहे हैं, हर दिन एक या कभी दो ऐसे करके कुछ लोग मिल जा रहे हैं। तो वो ये सब का जो एकमात्र कारण है कि वो हम लोगों को ध्यान अपना नहीं रख पा रहे हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान देते रहना है। जैसे जैसे कोरोना खत्म होगा हमारी ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, ये सब बाकी सारे ब्लैक फंगस ये सब चीज़ अपने जैसे पुराने जैसे नहीं मिलते थे उतने, तो वो अपने उस सिचुएशन पे चले जाए। बिल्कुल, मतलब ट्रीटमेंट भी कराएं कोरोना का। एक तो पहला हम कहते हैं कि सारी सावधानियां रखें ताकि कोरोना ही ना हो, और अगर कोरोना हो जाता है किसी कारण से तो फिर ठीक होने के बाद या उसके दौरान, इलाज के दौरान अपने शुगर लेवल को या और भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो सही बनी रहे, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी बात हम येलो फंगस पर भी करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। जी, येलो फंगस जो है वो बहुत रेयर, पहले तो लिजर्ड्स में मिलते थे। अच्छा। अभी कुछ एकाध केसेस जो हैं जो कि मिले थे, ये खास करके इंटरनल इन्वॉल्वमेंट इनका ज़्यादा है। अच्छा। तो ये सीधे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इमीडिएटली इन्वॉल्व करते हैं। ये भी नाक के जरिए जाते हैं? ये भी नाक के जरिए, जी बिल्कुल। अच्छा। और इंटरनली आपको इन्वॉल्व कर देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में आपको वेट लॉस दिखने लगेगा, खाने का उतना ही इच्छा नहीं होगी आपके नॉर्मल, फिर जब जैसे जैसे ये टाइम प्रोग्रेस करता है आंखों का सूजन वजन सब कुछ कॉमन हो जाता है। लेकिन बाकी जैसे ब्लैक फंगस है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ब्लैक फंगस नहीं है, येलो फंगस है? तो ब्लैक फंगस जो होती है मेनली आपके फेस के पार्ट को इन्वॉल्व करती है, आपके आंखों को, नाक को, ब्रेन को, ऐसे ऐसे चीजों को। लेकिन जो येलो फंगस है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ज्यादा है इन्वॉल्व। जी। तो इसमें भी ये खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है क्या अगर हम ट्रीटमेंट ना लें? बिल्कुल, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो उसमें भी खतरा है। तरीका सबका एक है, प्रिवेंशन सबका एक है, ध्यान रखना है लोगों को, घबराना नहीं, क्योंकि घबराने से वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, लेकिन अगर हम लोग अपने घर में हाइजीन मेंटेन करें, ऐसे कंडीशंस में जहाँ सड़ रहे हैं सब्जी फल, इन सब चीज़ों को खास करके जो कोरोना से भी रिकवर हुए हैं ऐसे पेशेंट्स हैं, इन लोगों से थोड़ा दूर रखा जाए, उनके रूम को क्लीन रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। ऐसे कंडीशन में डस्टी इन्वायरमेंट में जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं मास्क का यूज करें, क्योंकि अगर मास्क पहनेंगे तो पोर्स नहीं जाएगा। कोरोना से तो बचाव है ही, इन सब चीजों से भी बचाव, बाकी तरह के इन्फेक्शन से भी हमारा शरीर बचता है। कई लोग होंगे जो ब्लैक फंगस से ठीक हुए होंगे आप लोगों की बदौलत, तो ठीक होने के बाद भी किसी तरह की सावधानी रखनी पड़ती है? जी देखिए, इनकी इम्यूनिटी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती ही है। हम लोग ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस के बाद फिर उनको दवाइयाँ चलाई जाती हैं। दवाइयाँ जो चलती हैं वो काफ़ी लंबे दिनों तक चलती हैं। अच्छा। पहले जो इंजेक्शन का फॉर्म है वो 3 से 6 हफ्ते तक चलता है, फिर उसके बाद से हम लोग उनको टैबलेट पे स्विच ओवर कर देते हैं जो ऑलमोस्ट 3 महीने 6 महीने तक चलते रहते हैं। इसके अलावा आपको प्रिकॉशंस तो सारे रखने ही रखने हैं, निरंतर चेकअप करवाते रहना है। कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में, अभी तक तो यहाँ पर नहीं, बट ऐसा देखा गया है, कहीं कहीं रिपोर्टेड केसेस हैं जहाँ पे रिकरेंस देखा गया है, बट वो थोड़े कम है। इसके बाद से क्योंकि वो ऑपरेशन रहती है उस चीज़ों में, हम लोग को देखिए जब भी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जाए उसमें ब्लैक फंगस में, तो उस हिस्से को निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग जैसे आँख को इन्वॉल्व कर दिया तो आँखों को निकालना पड़ता है रोशनी जब चली गई तो, ताकि हम अपने आपकी ज़िंदगी को बचा सकें।
तो फिर उसके बाद से रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है उन पेशेंट्स को, जितना चीज़ हम लोग बचा सकते हैं उसको बचाना पड़ता है। तो आपको लगातार उसके बाद भी डॉक्टर के चेकअप में रहना है और दवाइयाँ जैसे बोला गया चलाते रहनी है, हाइजीन मेंटेन रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक होने के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि जो आने वाला जो जीवन है, भविष्य का जो जीवन है, वो कम से कम ठीक से बिताई जा सके। सदर अस्पताल में आप हैं डॉक्टर साहब, तो किस तरह की व्यवस्था है? अगर कोई इस तरह की समस्या लेकर जाना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? मैं सदर अस्पताल में तो अभी हम लोग डेली जैसे वहाँ पर हम लोग पेशेंट्स आ रहे हैं, घबराए भी रहते हैं कि पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं कि सर मुझे कोविड हुआ था 1 महीने पहले, अभी आंख में हल्की सूजन है, तो देख लीजिए सर कि कहीं वो ब्लैक फंगस तो नहीं है। सबसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और हर दिन में हम लोग कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे देखते हैं कि जो लोग घबराए रहते हैं। तो पहले तो उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ये मतलब, और ड्यूरेशन इसमें बहुत मायने रखती है कि ज़रूर है कि पेशेंट को थोड़ी घबराहट है इस चीज़ को लेके, लेकिन और कभी भी घबराहट हो तो वो काउंसलिंग ले सकते हैं। इनफैक्ट आजकल पोस्ट कोविड वहाँ पर काउंसलिंग का भी सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड काउंसलिंग भी चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन हो रही है सर या फिर फोन माध्यम से भी हो रही है, वहाँ जाके भी दिखा सकते हैं। पोस्ट कोविड वार्ड बनाए गए हैं जहाँ पर आप पेशेंट्स जैसे जिनको कुछ और सिम्टम्स हुए तो वो जाके दिखा सकते हैं। जो म्यूकर माइकोसिस होता है, ये एक तो आपको राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल आपको करता है। दूसरा टाइप जो होता है, जो मैंने अभी बताया था, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो गया, जैसे कि आपके मतलब इसमें पेट और ये सब चीज़ों को, इंटेस्टिन को इन्वॉल्व करता है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है पल्मोनरी, मतलब वही सिम्टम्स आपको वापस आने लगेंगी, जैसे सांस लेने में दिक्कत, आपको कभी कभी बुखार आना चालू हो जाएगा, खून की उल्टी होने लगेगी। तो ये सब चीज़ों को भी सावधानी रखनी है। और अगर ऐसे भी कंडीशंस है, जैसे आपका फेस नॉर्मल है, कोई सांस में इसमें दर्द नहीं है, बट सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आपको क्या कहते ये खून की उल्टी होने लगी, अगर ऐसा चीज़ है तो भी आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है। जी। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं जो हैं या फिर ठीक हो चुके हैं, वैक्सीन वो ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वैक्सीन पर भी बड़े क्वेश्चंस हो ले कोविड के जो अभी जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उनके हिसाब से जो भी कोविड निगेटिव हो जाते हैं उसके 3 महीने के बाद उनको वैक्सीनेशन लेना ही है। अच्छा। इनफैक्ट जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो वैक्सीन और भी इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो कोविड में हो नहीं हो, वैक्सीनेशन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यही है जो कि एक फाइनली हम लोग को एक स्टेज देगा जहाँ पे शायद हम लोग फिर मास्क फ्री हो सकेंगे, जब हमारे 70 और इससे बचे रह सकेंगे। जी, तो समय समाप्त हो चला है डॉक्टर साहब, चलते चलते एक छोटा सा संदेश अगर आप लोगों के नाम कर दें। बिल्कुल, मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपने देखा कि सेकेंड स्टेज कितनी भयावह थी, कितना ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुआ, हर घर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ। मास्क बिल्कुल ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंस एकदम मेंटेन रखें। वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग निजात पा सकते हैं। वैक्सीन ज़रूर लें, जहां मिल रहा है वहां पर लें। जो कोविड पेशेंट्स जो निगेटिव भी हुए हैं 3 महीने के बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं, वो भी लें बिल्कुल। और अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है डॉक्टर साहब, और आज की इस बातों से लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा उनकी जानकारी जो है और भी बढ़ी होगी और इसका लाभ उठाएंगे। तो आप यहाँ पर आए, कीमती वक्त आपने दिया है, बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।